दोस्तों आज के वीडियो में मैंने पिछली कुछ कहानियों को एक साथ जोड़ा है जो आपको सुनने में अच्छी लगेंगी। तो सुनते हैं पहली कहानी। मेरा नाम भोला है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये तब की बात है जब मेरी उम्र 13 साल की थी। उन दिनों गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी और शुरू से ही हमारे घर पर काफ़ी भैंस हुआ करती थी। ज़्यादातर मेरा समय उन भैंसों को नहलाने, चारा डालने और उनकी देखरेख में लगा रहता था। साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता था। फैमिली काफ़ी नॉर्मल थी, लेकिन तब भी सब कुछ अच्छे से चलता था। एक दिन की बात है जब मैं अपनी भैंस को नहलाने के लिए अपने पास के ही नदी में ले गया था। आज मेरी भैंस हद से ज़्यादा गंदी दिख रही थी। वैसे तो रोज़ मेरे पापा ही भैंसों को नहलाते थे और मेरे जिद करने पर भी मुझे नदी के पास नहीं जाने देते थे। कहते थे कि वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, डूब सकता है। उस दिन पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मम्मी पापा के लिए बाजार से दवाइयाँ लेने गई थी। पापा सोए हुए थे। मैंने चुपके से अपनी सारी भैंसों को खोला, कहीं पापा ना देख ले, और चुपचाप होकर सारी भैंसों को नहलाने के लिए नदी में लेकर चला गया और सारी भैंसों को पानी के अंदर नदी के किनारे ही नहलाने लगा। तभी मैं देखता हूँ कि नदी के आट पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 8 साल की होगी और वह बस पानी की तरफ ही देख रहा था। और मैं ये नज़ारा अपनी भैंसों को नहलाते वक्त साफ साफ देख रहा था। मेरे मन में काफ़ी सवाल भी उमड़ रहे थे कि कहीं ये बच्चा पानी में ना गिर जाए। अगर गिर जाएगा तो मर जाएगा। वैसे भी मुझे भी तैरना नहीं आता। मैंने अपनी भैंसों को नहलाना छोड़कर उस लड़की की तरफ दौड़ने लगा और अभी मैं उस लड़के को पकड़ने ही वाला था, तभी वह लड़का पानी में कूद गया। एक बार मेरा मन पानी में कूदने को हुआ और जैसे ही मैं कूदने वाला था तभी अचानक से मुझे किसी ने पकड़ लिया और मुझे अपने साथ पीछे खींच कर ले गया। मैंने उस आदमी से चिल्लाते हुए कहा कि चाचा उस लड़के को बचाओ जो अभी पानी में कूदा है, नहीं तो वो मर जाएगा। काफ़ी जोर देने के बाद उस आदमी ने मुझे झकझोरते हुए कहा कि वह बच्चा नहीं बल्कि एक बुढ़वा है, यानी कि पनडुब्बी भूत, और वो अक्सर नए आदमियों को देखकर उनके साथ ऐसा ही करता है। उन्हें बहला फुसलाकर पानी के पास लाकर उन्हें डुबोकर मार देता है और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला था। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तो तुम्हारी लाश ही तुम्हारे घर जाती। उस आदमी की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा, जिसके बाद मैंने अपनी भैंसों को उस आदमी की मदद से पानी से बाहर निकलवाया और सीधा घर ले जाकर सारी भैंसों को खुट्टे से बांध दिया। और दोस्तों आज के बाद मैं कभी भी नदी के पास नहीं भटकता, क्योंकि वो लड़का वहीं आसपास घूमता रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। अक्सर हम में से काफ़ी लोग हैं जो भूतों को मानते हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो सिर्फ कल्पना ही करते हैं। और आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए ही है जो केवल कल्पना ही करते हैं। मेरा नाम पुनीत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा घर बिहार के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। पापा का स्वर्गवास हो जाने के बाद मुझे काम के सिलसिले से काफ़ी इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है और मेरी किस्मत भी शायद मेरा साथ छोड़ चुकी थी। जहाँ पर भी मैं काम करने के लिए जाता था वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता था।
कुछ महीनों से मैं घर पर ही बैठा हुआ था। तभी मेरे दूर के रिश्तेदार ने मेरे पास फ़ोन किया। शायद मम्मी ने उनको बता दिया था कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ। हालांकि उनकी और मेरी फ़ोन से ही बात हुई थी। मुझे उन्होंने अपनी कंपनी में काम करने का मेरे सामने प्रस्ताव रखा था। मैंने सोचा काम भी देख लूँगा और इसी बहाने उनसे मिल भी लूँगा, क्योंकि उनसे मिले हुए कई साल हो चुके थे। सुबह 7 बजे एक ट्रेन जाती है आनंद विहार से, वो जिसका नाम आप जानते ही होंगे, शपथ क्रांति, जो बेतिया होकर मुजफ्फरपुर जाती है। मैंने सोचा इस ट्रेन को किसी तरह पकड़ लूँगा और जल्दी ही मुजफ्फरपुर पहुँच जाऊँगा। अगले दिन सुबह मैं 5 बजे उठा और फ्रेश होकर नाश्ता करके मैं रेलवे स्टेशन पर अपना सामान लेकर पहुँच गया, जहाँ जाने के बाद मेरी ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उतनी भी नहीं, लेकिन सीट मिल गई मुझे और ट्रेन बेतिया स्टेशन से आगे की ओर चलने लगी। कुछ घंटे काफ़ी अच्छे से चली और आगे जाकर एक सुनसान जगह पर ट्रेन खड़ी हो गई, जहाँ चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था। दूर दूर तक ना तो कोई आदमी और ना ही कोई दुकान नज़र आ रही थी। कुछ देर रुकने के बाद पता चलता है कि रेलवे लाइन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ट्रेन कितनी देर रुकेगी ये पता नहीं। लोग काफ़ी परेशान होने लगे, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक ना तो कोई आदमी था और ना ही दुकानें। ट्रेन का सफ़र मुश्किल उस वक्त बन जाता है जब ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुकी हो और वहाँ पर ना तो खाने पीने का साधन हो और ना ही किसी प्रकार का। ट्रेन के सभी यात्री आपस में ज़ोर शोर से बातें कर रहे थे। तभी अचानक से नीचे से किसी के चीखने की आवाज़ आई और सभी लोग एकदम शांत होकर खिड़की और दरवाज़ों से बाहर की ओर झांकने लगे, पर उन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार जब लोगों ने नीचे की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। हम सबको उस जंगल में एक औरत दिखी, जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल के साथ साथ उसका पूरा शरीर भी सफ़ेद था, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी उस औरत ने अचानक से हमारी तरफ देखा और बहुत ज़ोर से चिल्लाई और फिर जस्ट गायब हो गई, जिसे देखकर ट्रेन के डिब्बे में खलबली मच गई और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बला थी क्या। लोग डर के मारे थर थर काँप रहे थे और कोई भी उस समय उस ट्रेन के डिब्बे में मौजूद होता तो ये देखकर उसके भी पसीने छूट जाते। अक्सर रेलवे लाइन के आसपास ऐसी बुरी शक्तियाँ मौजूद होती हैं, क्योंकि आए दिन रेलवे लाइन पर किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और हर दिन हर रात किसी न किसी आदमी को भूत प्रेत दिखाई जरूर देता है। पढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम विपिन है और मैं रामनगर का रहने वाला हूँ और मैं एक चिरान में काम करता हूँ, जहाँ पर लकड़ियाँ को काटने छाटने का काम होता है। कम पढ़ा लिखा होने के कारण मुझे चिरान में ही काम करना पड़ा, क्योंकि मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ। हमारे घर में कोई होगा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। हम लोग 4th क्लास और 5वीं क्लास पढ़कर अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं और किसी काम में लग जाते हैं। मैंने भी यही किया। ये तब की बात है जब मैं चिरान में लकड़ियाँ काट रहा था। चिरान में लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी। उस दिन हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। सारी लकड़ियों को काटने का हमें 4 दिन का समय मिला था और इन 4 दिनों में
हमें अंदर पड़ी सारी लकड़ियों को काट कर भेजना था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आज रात हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। मुझे ठीक से याद है, शाम के 5 बज रहे थे जब लोग चिरान को बंद करके अपने घर को जा रहे थे। तभी चिरान का मालिक कहने लगा कि आज रात तुम चारों यहीं रुक जाओ, तुम्हें मैं आज के रात का काम करने का पैसा अलग से दूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लकड़ियाँ हैं और इन लकड़ियों को 4 दिन में ही मैंने काटने का ऑर्डर लिया है। मालिक काफ़ी हमारे आगे गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा। बाद में हम चारों लोगों ने डिसाइड किया कि हम आज रात यहीं रुक जाते हैं। आज चलो एक्स्ट्रा पैसे कमा लेंगे, चलो इन पैसों से कुछ अपने लिए अच्छी चीज़ खरीद लेंगे। और हम 4 लोग वहीं रुक गए। मैंने एक लड़के को गांव से खाना लाने के लिए भेज दिया और हम 3 लोग चिरान में रुककर लकड़ियाँ काटने लगे। उस लड़के को गए हुए तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियाँ काट दी थी, लेकिन वो लड़का अभी तक नहीं आया। तभी अचानक से गेट के बाहर से आवाज़ आने लगी कि दरवाज़ा खोलो, मैं खाना लेकर आ गया हूँ। पहले तो मैंने उस लड़के का नाम पूछा, उसका घर पूछा, उसके पिता का नाम। तब जाकर मैंने गेट खोला, क्योंकि रात में हो सकता था कि कोई चोर चिरान में घुसकर लकड़ियाँ चुरा कर ले जाए। उस लड़के को अंदर घुसाने के बाद मैंने उस चिरान का गेट अंदर से बंद कर दिया और हम चारों लोग हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बैठकर वहीं आराम करने लगे। तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ बजने लगी और वो आवाज़ केवल मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे पास जितने आदमी लेटे हुए थे उन सबको वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लंगड़ा आदमी बैसाखी से चलकर हमारी ओर आ रहा है। तभी अचानक से आरा मशीन अपने आप स्टार्ट हो गई। इस चीज़ को देखकर हम सब लोग डर गए। डर के मारे हमारा पसीना छूटने लगा। तभी मेरी नज़र घूमते आरा के ऊपर पहुंची। मैं देखता हूं कि उस आरे के ऊपर एक आदमी चल रहा था जिसकी दोनों टांगें नहीं थी और वो हमारी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कान दे रहा था। उसका शरीर भी कुछ सफ़ेद रंग का था और जब उसने हमारी तरफ देखा हमारे तो होश उड़ गए। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके शरीर पर बहुत बड़ा जख्म था। कपड़े पूरी तरह से लाल रंग के थे जो खून में सने हुए थे। तभी अचानक से मशीन अपने आप रुक गई और वह लंगड़ा आदमी धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो लंगड़ा आदमी बिना बैसाखी के हमारे ओर लंगड़ाता हुआ आ रहा था। हम लोग डर के मारे थर थर काँपने लगे। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि हमारी जान अब नहीं बचेगी। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि काश मैंने मालिक की बात नहीं मानी होती, काश हम लोग घर गए होते तो ये नज़ारा हमें देखने को नहीं मिलता। अब हमारे घर वाले हमें खोजते रहेंगे और हमारी लाश का पता भी नहीं चलेगा। मैं तो अभी अभी इस चिरान में काम करने के लिए आया था और मुझे पता होता कि इस चिरान में ये लंगड़ा भूत है तो मैं कभी भी इस चिरान में काम नहीं करता। मुझे नहीं करना ऐसी जगह पर काम जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि मेरे कानों में हनुमान चालीसा की आवाज़ आने लगी। मैं देखता हूँ कि एक लड़का जो मेरे ही बगल में खड़ा था उसने अपने जेब से एक डायरी निकाली और वो लड़का जोर जोर से हनुमान चालीसा को पढ़ रहा था। और देखते ही देखते अगले पल वो लंगड़ा आदमी कहीं गायब हो गया। हमारी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी।
हम लोग समझ चुके थे कि आज हमारी नियति मौत की तरफ मुड़ चुकी है। हमें इस लंगड़े भूत ने अंदर से हिलाकर रख दिया था और रात भर, दोस्तों रात भर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहे और एक पैर पर ही उस चिरार में खड़े रहे जब तक सुबह नहीं हो गई। सुबह होने के साथ ही हमने चिरान का मेन दरवाज़ा खोला और अपनी साइकिल उठाई। चिरान का गेट खुला छोड़कर हम घर की ओर भागने लगे। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। पहले तो मेरा मन रुकने का बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति हमें आवाज़ दे रहा था। हम सब लोग उस बूढ़े आदमी के पास गए। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या हुआ बाबा, क्यों इतनी सुबह सुबह गला फाड़कर चिल्ला रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि इतनी सुबह सुबह तुम लोग इस चिरान में क्या कर रहे थे? अक्सर मैं चिरान जब भी देखता हूँ तो 10 बजे के बाद ही खुलती है। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। यहाँ कुछ दूर पर मेरा खेत है और मैं अपने खेतों की रखवाली करता हूँ। आए दिन मेरे फसलों को जानवर खा जाते हैं। लेकिन बेटा तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे थे? मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बातें बताई जो रात में हमारे साथ घटना घटी थी। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम बेटा सच बोल रहे हो। मैं भी जब इस चिरान में काम करता था तो वो लंगड़ा भूत मुझे भी दिखाई दिया था, जिसके बाद मैंने इस चिरान में काम करना छोड़ दिया और अपनी खेती करने लगा। ये लंगड़ा भूत न जाने कब से इस चिरान में घूमता है। काफ़ी लोगों का कहना है कि वो भी पहले इसी चिरान में काम करता था। किसी हादसे में उस लंगड़े आदमी की यहाँ पर कट के मृत्यु हो गई थी और तब से लेकर आज तक वो इसी चिरान में भटकता रहता है। लेकिन तुम चारों किस्मत वाले हो कि तुम जिंदा हो, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो और आज के बाद रात में कभी भी यहाँ मत रुकना। बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम मोहन है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के सहरसा जिला का। मैं पेशे से एक मछुआरा हूँ। मेरा रोज़ का काम नदी से मछलियाँ निकालना और उन्हें अच्छे दाम पर मार्केट में ले जाकर बेच देना। पर उस दिन के बाद मैंने मछलियाँ पकड़ना छोड़ दिया। अक्सर मैं नदी के पास ही झोपड़पट्टी बनाकर रहता था और मेरे पास आजू बाजू में काफ़ी लोग भी रहते थे और वो भी इस नदी से मछलियाँ पकड़ते थे। एक दिन की बात है, या यूँ कहूँ एक रात की। उस दिन बारिश भी काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही थी। आसमान में बिजलियाँ ऐसे चमक रही थी मानो धरती पर अब गिर जाए। बारिश होने के चलते नदी का पानी का स्तर काफ़ी बढ़ चुका था। आसपास के लोग कहने लगे कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे और हो सकता है कि हमारी जान भी चली जाए। वैसे रात का समय है, कुछ दिखाई भी नहीं देगा और हम लोग तैर भी नहीं पाएंगे। मुझे उनकी बात सच लगी। हो सकता था कि बाढ़ आ जाए, कि बारिश बहुत तेज हो रही थी, काफ़ी ज़ोर शोर से। मेरी झोपड़ी में तो कुछ ज़्यादा सामान था ही नहीं, बस एक जाल था और एक घड़ा। मैंने जाल को अपने कंधे पर रखा और घड़े को, और बाकी के लोगों के साथ आगे की ओर जाने लगा, यानी गांव की तरफ। हम लोग गांव में पहुंचने ही वाले थे और नदी के आट पर ही खड़े थे। तभी मुझे किसी के चीखने के पीछे से आवाज़ आई और वो आवाज़ किसी लड़के की थी। मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का मुझे बुला रहा है। मोहन रुको,
मैं भी चलता हूँ, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मेरा जाल कहीं फंस गया है और रात में दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन, क्या तुम आ सकते हो? ये जाल नहीं निकल रहा है। मुझे उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ऋषभ की आवाज़ तो नहीं है, कि अक्सर ऋषभ ऐसे ही बातें करता था। मैंने बाकी के लोगों को कहा कि तुम आगे चलो, मैं ऋषभ को लेकर आता हूँ, और उनको मैंने अपना जाल और घड़ा दे दिया। जिसके बाद मैं ऋषभ के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के बाद मैंने ऋषभ को आवाज़ दी, ऋषभ, ऋषभ। लेकिन ऋषभ की आवाज़ नहीं आई। मैं पास के बने झोंपड़ी में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे ऋषभ दिखा ही नहीं। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, ऋषभ, ऋषभ, क्या तुम हो? क्या मजाक कर रहे हो यार? ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ऋषभ। लेकिन ऋषभ की आवाज़ नहीं आई। मैं हैरान हो गया कि कुछ समय पहले तो ऋषभ ने खुद मुझे आवाज़ देकर यहाँ बुलाया है, और अब खुद गायब हो गया। तभी मुझे सामने की तरफ एक लड़का दिखाई दिया जो रो रहा था और कह रहा था कि भैया मुझे बचा लो, मुझे बाढ़ से बहुत डर लगता है, भैया मुझे बचा लो। पर उस लड़के की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि अभी तो मुझे ऋषभ बुला रहा था, ऋषभ नहीं मिला, लेकिन ये लड़का अचानक यहाँ कैसे आ गया? मैंने अभी चारों तरफ इधर उधर देखा तो मुझे कोई लड़का दिखाई नहीं दिया था, पर यह लड़का अचानक से कहाँ से टपक गया? इधर बारिश काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाढ़ अब मत आ जाए। मैंने उस लड़के को आवाज़ दी, क्या कर रहे हो वहाँ? आओ मेरे पास, क्यों रोते हो? लेकिन वो लड़का मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ से हिला नहीं। मैंने कहा कि ये लड़का खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। मैं दौड़ता हुआ उस लड़के के पास गया, और जैसे ही उस लड़के के पास पहुंचा कि उस लड़के ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, जबकि उसका हाथ मुझे पकड़ना था, पर उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे की ओर घसीटने लगा, यानी नदी की तरफ। मैं समझ गया था कि ये एक पनडुब्बा भूत है, यानी कि बुढ़वा भूत, जो मुझे बहला फुसला कर ऋषभ की आवाज़ निकाल कर यहाँ तक खींच लाया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बुढ़वा भूत ने पकड़ लिया है, बचाओ। पर उतनी बारिश की आवाज़ में मेरी आवाज़ किसी आदमी तक नहीं पहुंच रही थी, और वो लड़का मेरे हाथ को कस के पकड़कर नदी की ओर बढ़ता जा रहा था। मेरी मौत मेरे सामने नज़र आ रही थी। वो हाथ पकड़कर मुझे नदी की ओर खींच रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो अगले पल उसने अपना वेश बदल लिया, उसने अपना रूप बदल लिया। और जब मैंने इस रूप को देखा तो मैं डर के मारे कांपने लगा। उसका मुंह ऐसा लग रहा था कि पानी में गल चुका है, और वो एक लड़का नहीं बल्कि एक वृद्ध बूढ़ा है। उसके बड़े बड़े नाखून निकल गए और उसका कद छोटा हो गया, लेकिन उसकी ताकत और बढ़ती जा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, पर मेरी आवाज़ सुनने वाला नदी के पास शायद कोई आदमी नहीं था। मैं आपको बता दूं कि पनडुब्बा भूत अक्सर नदी के पास ही होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो आपको, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, किसी की भी आवाज़ निकालकर आपको बहला फुसला सकते हैं और नदी के आड़ पर लाकर आपको नदी में पटक कर मार देंगे। और ये सच में मेरे साथ होने वाला था। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि आज ये पनडुब्बा भूत मुझे नदी में गाड़कर मुझे मार देगा। मुझे आज रात नदी पर नहीं रुकना चाहिए था,
जब बारिश शुरू हुई तो मुझे अपने घर भाग जाना चाहिए था। मैं गांव में पहुंचने ही वाला था। मैं क्यों ऋषभ की आवाज़ का पीछा करते हुए नदी पर आ गया। तभी अचानक से किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया और मुझे ज़मीन से उठाकर खड़ा कर दिया। मैं देखता हूँ कि वो तो ऋषभ ही है। मैंने ऋषभ से कहा कि ऋषभ भागो भागो, यहाँ पर एक पनडुब्बा भूत है, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। और अचानक से तभी मेरे कानों में नदी में किसी के कूदने की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई। और ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई नहीं दी, बल्कि जो मेरे साथ ऋषभ था उसे भी सुनाई दी। लेकिन हमने आवाज़ की तरफ नहीं देखा और भागते रहे जब तक हमारा गांव नहीं आ गया। गांव में पहुंचने के बाद मैंने ऋषभ से सारी बातें कही। मैंने कहा, ऋषभ, कुछ समय पहले तू मुझे आवाज़ दे रहा था। ऋषभ कहने लगा, नहीं तो मैं तो काफ़ी दिनों से नदी के आड़ पर गया भी नहीं हूँ। भला मैं तुझे आवाज़ कैसे लगाऊंगा? मैंने पूछा कि तू यहाँ कैसे आ गया? तो वो कहने लगा कि कुछ मछुआरे गांव में गए थे और वो मुझे देखकर कहने लगे कि तेरे पीछे तेरा दोस्त मोहन गया है, तुझे ढूंढता हुआ। मोहन को ऐसा लगा कि तू नदी से उसको आवाज़ दे रहा है। और इतना सुनने के बाद मैं समझ गया कि तेरी जान खतरे में है। हो ना हो बुढ़वा भूत ने मेरा वेश धारण करके मेरी आवाज़ निकालकर तुझे बुलाया होगा और मैं दौड़ता हुआ तेरे पास आ गया। क्या सच में तुझे ऋषभ की आवाज़ सुनाई दी थी, यानी मेरी आवाज़ सुनाई दी थी? मैं कहने लगा कि हाँ भाई हाँ, मेरे कान थोड़ी बज रहे हैं, मैं तेरी आवाज़ को अच्छे से पहचानता हूँ और मैं तुझे ही ढूंढने के लिए गया था। मैंने सोचा कि बाढ़ आने वाली है और तुझे भी बता दूँ। नदी के पास दोबारा गया और मुझे वो मिल गया जो मुझे मारने वाला था, एक बुढ़वा भूत, यानी पनडुब्बा भूत। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।